हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्न वे में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी की सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा के कौशल क्या होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इस सब चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा और प्रॉपर वे में आप नोट डाउन करते नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आप सभी को एग्ज़ाम टाइम में हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि उस टाइम मतलब एग्ज़ाम के टाइम इतना समय नहीं रहता कि किसी चीज़ को हम नोट करें या लिखें। ऐसा अगर आप सभी के नोट्स बने होंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी एग्ज़ाम टाइम में। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आप लोगों को ही आसानी रहेगी। तो आज हम देखो हिंदी भाषा के कौशल के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। तो जानिए, आइए देखिए कौन कौन से कौशल होते हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना, वाचन कौशल का मतलब होता है बोलना, पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ना, लेखन कौशल का मतलब होता है लिखना। और इसे हम सुब्बोपाली के नाम से भी जानते हैं। किसे? मतलब कि हम इसे सुब्बोपाली के शॉर्टकट में सुब्बोपाली के नाम से भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं। शा का मतलब होता है सुनना, बा का मतलब होता है बोलना, पा का मतलब होता है पढ़ना और ला का मतलब होता है लिखना। तो ये हम लोगों के 4 कौशल हो गए। आई होप आप सभी को ये चारों कौशल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का अर्थ। श्रवण कौशल का अर्थ सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना। मतलब किसी चीज़ को सुनना और उसे ध्यानपूर्वक सुनना, मतलब कि अच्छी तरह से सुनना, और सुनी गई बात का अध्ययन करना और अधिगम करना मतलब सीखना। ये 4 क्रियाएं होती हैं। आयु श्रवण श्रवण कौशल के अंतर्गत ध्वनियाँ केवल सुनी ही नहीं जाती, बल्कि किसी बात को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर मनन करना, चिंतन करना, उसके अंत में उस बात को अपने व्यवहार में लाना। ठीक, उस बात को अपने व्यवहार पे लाना। तो श्रवण कौशल के अंतर्गत जो ध्वनियाँ होती हैं वो केवल सुनी ही नहीं जाती, मतलब हम किसी बात को केवल सुनते ही नहीं हैं, बल्कि किसी बात को ध्यान से सुनी गई। मतलब हम जब कोई बात सुनते हैं और उस सुनी गई बात पर मनन व चिंतन करते हैं, मतलब कोई अगर आपसे कोई बात कहता है तो उसकी बात को केवल आप लोग सुनते ही तो नहीं होंगे, बल्कि उसकी बातों पे ध्यान भी देते होंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति ये क्या कह रहा है, किस प्रकार की कौन सी बात कह रहा है। और जब आप उसकी कही गई बात को और जब आप सुनते हो तो उस बात पर आप मन ही मन अपने मन में मनन और चिंतन करते हो और उसकी कही गई बात के हिसाब से अपने व्यवहार में लाते हो। ठीक, आगे देखिए। किसी बात को सुनना और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। मतलब किसी बात को सुनना और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। आगे देखिए। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, ध्वनि एवं विचारों को कानों से सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को हम श्रवण कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, ध्वनियों एवं विचारों को अपने कान से सुनते हैं और उसके बाद उसका अर्थ मतलब उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं
इस क्रिया को हम श्रवण कहते हैं। आगे देखिए, भाषा सीखने का प्रथम चरण श्रवण कौशल है। मतलब भाषा सीखने का प्रथम चरण श्रवण कौशल है। मतलब छात्र कहानी, कविता, भाषा एवं वार्तालाप आदि सुनकर ही सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी मतलब सुनने की पहली क्रिया श्रवण कौशल ही होती है। मतलब फर्स्ट स्टेज जो होता है वो श्रवण कौशल ही होता है। जो छात्र होते हैं वो कहानी, कविता, भाषा एवं वार्तालाप आदि जो सीखते हैं वो किसी की बात को ही सुनकर सीखते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब हम देखेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख तो हम लोग समझेंगे श्रुतलेख का मतलब क्या अर्थ होता है और क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। सुने हुए को लिखना, सुनकर लिखना, मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो कुछ उसकी बात को सुनना और सुनकर लिखना। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। विद्यार्थियों में श्रुतलेख का उपयोग वर्तनी सुधारने के लिए किया जाता है। इसमें इसमें क्या होता है, श्रुतलेख में मतलब सुने हुए को लिखना। इसमें दो लोग होते हैं, एक टीचर होता है और एक छात्र होता है। टीचर इमला बोलता है और छात्र से लिखता है। इस विधि में एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति बोलता है जिसे हम टीचर कह सकते हैं या टीचर ले लो। तो टीचर बोलेगा और बच्चा लिखेगा, बच्चा सुनकर लिखेगा। विद्यालयों में श्रुतलेख का उपयोग मतलब जो विद्यालय में जो जिसे कहते हैं इमला, विद्यालय में जो इमला बोला जाता है ये बच्चों की वर्तनी सुधारने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बच्चों को इमला बोलोगे और वो लिखेगा, उसके बाद टीचर जो होंगे उसे चेक करेंगे और जहाँ पे गलतियाँ होंगी वो बच्चों को बताएंगे, जिससे बच्चों की वर्तनी में अधिक से अधिक सुधार होगा। आगे देखिए, जिसे हम श्रुतलेख कहते हैं। अब आगे दूसरा है सासर वाचन। क्या है सासर वाचन? सासर वाचन स्वर सहित पढ़े हुए अर्थ ग्रहण करना ही सासर वाचन होता है। मतलब स्वर सहित शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करना ही सासर वाचन होता है। यह वाचन प्रारंभिक अवस्था में की जाती है। इससे बच्चा शुद्ध उच्चारण, उचित लय एवं गति, उचित बल, विराम, उचित हाव भाव, उचित वाचन मुद्रा आदि का प्रयोग करना जाना जाता है। सासर वाचन से बच्चों में झिझक, संकोच, हिचकिचाहट आदि दूर हो जाती है। ये जो हमारा सासर वाचन है इससे क्या पता चलता है कि स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ मतलब सासर वाचन है तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना बोलना चाहिए, कहाँ पे हमें अपनी जो आवाज़ है धीमी करना चाहिए और कहाँ पे हमें तेज करना चाहिए, कहाँ पे किस तरह का हाव भाव होना चाहिए। इससे सासर वाचन से ही संबंधित होता है। जैसे कि बच्चे अगर आपस में सासर मतलब वाचन करते हैं या बातचीत करते हैं तो उनके अंदर जो एक डर होता है, बोलने का एक झिझक होता है या हिचकिचाहट कह सकते हो, मतलब अभी भी है। कोई होता है कि वो बोलने में मतलब बहुत तेज होता है, तो कोई नॉलेज तो होता है उसके अंदर, लेकिन कोई व्यक्ति क्या होता है कि वो बोल नहीं पाता समाज के सामने। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो हिचकिचाहट होती है, डर होता है, संकोच होता है, ये दूर हो जाती है सासर वाचन के माध्यम से। ठीक, आगे देखिए, तीसरा नंबर है प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करते हैं। जो इसमें क्या होता है, अध्यापक बच्चों से जो मतलब अगर किसी लेसन के बारे में पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न करते हैं, जिसके माध्यम से अपने पाठ का वो विकास करते हैं।
इस विधि से बच्चों में पाठ को लेकर रुचि, जिज्ञासा बनी रहती है और शिक्षक कक्षा सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं और शंका या संदेश होने पर अध्यापक उसका समाधान निकालते हैं। इससे क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि से जो अध्यापक होते हैं, अगर वो किसी लेसन में मतलब लेसन को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उसी लेसन से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, तो जब वो उसी पार्ट मतलब उस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो जो क्लास मतलब क्लास का जो हाव भाव होता है वो अधिक रुचिमय होता है। मतलब बच्चे भी अच्छा फील करते हैं और टीचर भी अच्छा फील करते हैं। इस विधि से बच्चों में पाठ को लेकर रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है। मतलब इस तरह से जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर और बच्चे दोनों में ही रुचि होती है, मतलब जिज्ञासा बनी रहती है या जिज्ञासा बढ़ती है। और शिक्षक कक्षा के सहयोग से ही उत्तर ढूंढे, मतलब जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों के ही सहयोग से उस क्वेश्चन का जो है आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं और शंका या संदेह होने पर उसका समाधान मतलब, और अगर उन्हें शंका या किसी प्रकार का संदेह होता है तो वो अध्यापक जो है उसका समाधान भी बताते हैं। मतलब किसी बच्चे को अगर किसी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आता या कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में या उस लेसन से ही ले लो रिलेटेड कोई प्रश्न उसे मतलब आंसर समझ में नहीं आता तो वो बच्चे जो हैं टीचर से पूछते हैं और टीचर उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसका समाधान बताते हैं। आगे देखिए, चौथा नंबर है कहानी कहना तथा सुनना। कहानी कहना तथा सुनना। बच्चों को रोचक कथाएं कहानियाँ, जो बच्चे होते हैं इन्हें मतलब कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। इन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनना पसंद होता है और सुनाना भी पसंद होता है। जैसे राजा रानी की कहानी, पशु पक्षियाँ तथा परियों की कहानी सुनना चाहिए और बच्चों से भी सुनना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि बच्चों ने कहानी सुनी या नहीं सुनी। जो बच्चों को रोचक कथाएं कहानी, जैसे कि राजा रानी की, पशु पक्षी की कहानी है, परियों की कहानी है, कहानी सुनना चाहिए मतलब कि, और बच्चों से भी सुनना चाहिए। जो इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं वो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को सुनाना चाहिए और उसके बाद बच्चों से सुनना भी चाहिए, जिससे पता चलता है कि बच्चे मतलब ये कहानी सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। अगर ध्यानपूर्वक कोई सुन रहे हैं तो उस कहानी को वो जब सुनाएंगे तो प्रॉपर वे में उसी प्रकार मतलब सही से सुना सकेंगे। अब आगे है भाषण का अर्थ। भाषण का अर्थ व्याख्यान, कथन, बोली गई बात, अपनी बात को व्यक्त करना। एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाने की कला ही भाषण कहलाती है। धारा प्रवाह के रूप में अपने विचारों की अभिरुचि ही भाषण है। जो भाषण होता है भाषण का अर्थ देखिए, व्याख्यान, कथन, बोली गई बात, अपनी बात को अपनी बात को व्यक्त करना। इसमें क्या होता है कि अपनी बात को किसी के सामने पेश करना या व्यक्त करना या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। ठीक, यही तो भाषण है। जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं या किसी के सामने कोई बात अपनी कहते हैं तो भाषण के ही माध्यम से तो कहते हैं। दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाना, मतलब किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो भाषण के ही माध्यम से होता है। छठवां है वाद विवाद। वाद विवाद वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं
और दूसरे की बात को खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद व बहस किसी विषय पर की गई चर्चा की एक औपचारिक विधि है। इससे बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। ये जो वाद विवाद होता है इसमें परस्पर दो लोगों के माध्यम से होता है। दो लोगों मतलब इसमें दो लोग होते हैं जो अपनी अपनी बात को लेकर वार्तालाप करते हैं या वाद विवाद करते हैं और आपस में एक दूसरे की बात को खंडन करने का प्रयत्न करते हैं, मतलब एक दूसरे की बात को काटने का प्रयास करते हैं। वाद विवाद व बहस किसी विषय पर की गई चर्चा की एक औपचारिक विधि है। इससे बच्चों में तार्किक मतलब जब वाद विवाद किए जाते हैं, अगर बच्चे वाद विवाद करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, तार्किक क्षमता मतलब बच्चों के अंदर तार्किक शक्ति का विकास होता है। वार्तालाप के माध्यम से बच्चों में तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे वाद विवाद है तो हम किसी बात को लेकर ही वार्तालाप करेंगे या वाद विवाद करेंगे, किसी बात को खंडन करेंगे। अब दो व्यक्ति हैं किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं, जैसे कि वो मतलब एक व्यक्ति कह रहा है नहीं मेरी बात सही है तो दूसरा कह रहा है नहीं मेरी बात सही है, आप गलत हो हम सही हैं। यही तो वाद विवाद है। जैसे कि बाल विवाह से ही ले लो, एक व्यक्ति कहेगा नहीं बाल विवाह जो प्रथा है ये सही है, तो दूसरा कहेगा नहीं ये जो बाल विवाह प्रथा है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, मतलब ये समाज से हटनी चाहिए। तो किसी बात को लेकर जब दो व्यक्तियों में बहस छिड़े या दो व्यक्तियों में बराबर वार्तालाप हो, वाद विवाद हो, तो उसे हम वाद विवाद ही कहते हैं। ठीक, समझ में आया? और जहाँ पे समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि नहीं मैम मुझे यहाँ पे या इस जगह मुझे दिक्कत है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आइयो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर वे में अच्छे से समझाने की, मतलब पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखिए, अब आगे है 7वां नंबर। 7वां नंबर है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। श्रवण कौशल को विकसित करने तथा उच्चारण संबंधित दोषों को दूर करने के लिए ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन तथा वीडियो की सहायता से ली जाती है। इसके द्वारा कहानी, कविता, महापुरुषों के भाषण, नाटक तथा शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। ये जो दृश्य श्रव्य है इसकी सहायता से हम तरह तरह की न्यूज से रिलेटेड कहानी, महापुरुषों की जो कथाएं होती हैं, जो मनोरंजन का साधन होता है, ये हम दृश्य श्रव्य के माध्यम से सुनते हैं या मनोरंजन करते हैं। ठीक, आगे देखिए। आगे है श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। बच्चों में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं। क्या है निम्नलिखित विधियाँ हैं? कौन कौन सी हैं? हिंदी भाषा की कहानियाँ। बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के माध्यम से ध्वनियाँ, स्वरों तथा व्यंजनों को सुनकर समझने की शक्ति, योग्यता विकसित की जाती है। ठीक, जो बच्चों में श्रवण कौशल का विकास है, विकास मतलब बच्चों में जो श्रवण कौशल के विकास का जो माध्यम है, ये ध्वनियों, स्वरों तथा व्यंजनों को सुनकर समझने की योग्यता ही विकसित करती है। मतलब किसी की बात को हम सुनते हैं तभी तो हमारा श्रवण कौशल के प्रति विकास अधिक होता है। ठीक, आगे देखिए। आगे है श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें। श्रवण कौशल के विकास में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। अध्यापक का उच्चारण शुद्ध
होना चाहिए। जो अध्यापक मतलब अगर अध्यापक किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं तो उनका जो बोलने का है तरीका है वो बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। दूसरा देखो, बच्चा श्रवण में रुचि मतलब बच्चा श्रवण में रुचि रखे। जो बच्चा है वो सुनने में रुचि रखे, मतलब किसी बात को ध्यानपूर्वक सुने। तीसरा है बच्चों में धैर्य पूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जो बच्चा है उसमें किसी बात को सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए। चौथा है आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब आदर्श वाच करने मतलब किसी चीज़ को पढ़ने के बाद जो बालक है मतलब पढ़ने के बाद शिक्षक को बालकों से मतलब अगर शिक्षक किसी चीज़ को पढ़ा रहा है तो उसके बाद शिक्षक मतलब बच्चों से प्रश्न भी कर सकता है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है या पूछना भी चाहिए। पांचवा है बच्चों में श्रवणेंद्रियाँ ठीक होनी चाहिए। जो बच्चों में है उनमें जो सुनने की शक्ति है वो ठीक होना चाहिए, मतलब वो सही से सुने, प्रॉपर वे में सुन सकें। जब सुन सकेंगे तभी तो किसी चीज़ का अर्थ निकाल सकेंगे। तो आज जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर मतलब फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, और आपके साथ जो भी रिलेटेड हैं जो मतलब डीएलएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हैं, तो आई होप उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि सब लोगों को अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और उनका भी कुछ भला हो सके। तो आज की जो क्लास थी यहीं तक थी। आई होप आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।